यूको शिनिची को बोलती है, क्या तुमने उस लड़की के बारे में सुना है जो अभी रिसेंटली मरी है। अकियो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, मैंने सुना है उस लड़की की बॉडी सबसे पहले तुम्हें मिली थी। शिनिची उठता है और वहां से चला जाता है। शिनिची काना को मिस कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने मुरनो खड़ी है। शिनिची पूछता है, हम लोगों को उस दिन मूवी देखने के लिए जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए। मुरनो बोलती है, हाँ, जो कुछ भी हुआ वो काफी बुरा था। तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो शिनिची पर नजर रख रहा होता है। काफी सारे पैरासाइट्स की मीटिंग चल रही होती है और एक पैरासाइट बोलता है कि इतने सारे फीडिंग लोकेशंस बनाने के बावजूद उस पैरासाइट ने वो जगह चूज करी जो हमारी फीडिंग लोकेशन नहीं थी और इसी वजह से वो मारा गया। ना कि उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी बल्कि उसने दूसरे पैरासाइट से लड़ाई भी की, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा हुआ कि वो मारा गया। गोटोऊ बोलता है कि इस इंसिडेंट के बाद हमने ह्यूमंस को एक और पैरासाइट बॉडी दे दी एग्जामिन करने के लिए, और ये पता लगाना अभी बाकी है कि उस पैरासाइट को मारा किसने। तभी एक दूसरी पैरासाइट पूछती है, क्या ये किसी ह्यूमन का काम है? जिसके रिप्लाई में ryuko तामिया बोलती है, हाँ, ये एक ह्यूमन का काम है और हमें ये भी पता है कि वो ह्यूमन कौन है। ryuko प्रोजेक्टर पर शिनिची की फोटो दिखाती है और बताती है कि शिनिची अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। दूसरी पैरासाइट बोलती है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इसका ब्रेन पूरी तरह से ह्यूमन है? ryuko बोलती है, हाँ, इसका ब्रेन फुल्ली फंक्शनल है और ये पैरासाइट के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए शिनिची काफी वैल्यूएबल स्पेसिमेन है। जिसके रिप्लाई में दूसरा पैरासाइट बोलता है, लेकिन ये लड़का हमारे लिए थ्रेट भी हो सकता है। जिसके रिप्लाई में ryuko बोलती है, इस टाइम मैं हम सबके सिक्योर फ्यूचर का ख्याल रखना चाहती हूँ और मैंने जो इस लड़के पर रिसर्च की है उसे भी शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा पैरासाइट बोलता है, ठीक है, फिर हम इस लड़की की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देते हैं। वो पैरासाइट ryuko से उसके बेबी का हाल पूछता है। जिसके रिप्लाई में ryuko बोलती है, वो बिल्कुल ठीक और एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड है, लेकिन मुझे उसकी देखभाल करने के लिए एक और ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। ryuko तामिया जब घर जाती है तो उसका बेबी रो रहा होता है। ryuko उसे चुप होने के लिए बोलती है और वो बेबी उसी वक्त चुप हो जाता है, जिसे देखकर उसकी बेबी सिटर बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। ryuko मन में सोच रही होती है कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे इसे, जिससे ryuko का मतलब बेबी से होता है, थोड़ा और बड़ा होने देना होगा। ryuko को कॉल आती है और एक पर्सन उसे बताता है, मैंने शिनिची को 1 वीक तक फॉलो किया लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा, लेकिन इसकी मदर मिसिंग है और उसके बाद ये उस हाई स्कूल वाले इंसिडेंट का विटनेस भी था। बाकी सब कुछ इस लड़के के बारे में नॉर्मल है। ryuko बोलती है, इससे शिनिची एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है। ह्यूमंस के ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो बहुत बेकार होते हैं, लेकिन ये काम एक ह्यूमन ही कर सकता है। मैं शिमादा का यूज करके इस पर नजर नहीं रख पाई थी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। You're Shinichi Izumi, right? अब नेक्स्ट सीन में शिनिची जा रहा होता है और तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। शिनिची बड़े आराम से उन सबको मारता है और वो पर्सन इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। शिनिची नीचे गिरे एक इंजर्ड लड़के से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो बोलता है,
मुझे एक वुमन ने हायर किया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन थी। अब स्कूल जाते टाइम यूको शिनिची को नोटिस करती है और मुरानो से पूछती है, मैंने सुना है कि उस लड़की के मर्डर के बाद शिनिची को ही उसकी बॉडी मिली थी और वो लड़की शिनिची की फ्रेंड थी। मुरानो बोलती है, हाँ ये बात सच है। मुरानो पूछती है, क्या तुम्हारे भाई ने और कुछ पता लगाया? यूको बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी शिनिची काफी नॉर्मल है? तभी वहां शिनिची आ जाता है और यूको वहां से चली जाती है। मुरानो मन में सोच रही होती है, जब शिनिची ने मेरी जान बचाई थी तब भी वो काफी काम और स्ट्रॉन्ग था और ऐसा लग रहा था कि वो शिनिची नहीं बल्कि कोई और था। मुरानो सोच रही होती है, क्या सच में शिनिची और काना के बीच में कुछ नहीं है? चाहे जो भी बात हो, शिनिची काफी वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। शिनिची मुरानो से कुछ बात करने ही वाला होता है, लेकिन मुरानो वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ शिनिची का फॉलोअर ryuko को वो फुटेज दिखाता है जिसमें शिनिची उन लड़कों से लड़ रहा होता है और बताता है, इस लड़के के फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं। ryuko पूछती है, क्या तुमने इस लड़के के बारे में कुछ और नोटिस किया, जैसे कि इसके राइट हैंड का मूवमेंट कुछ डिफरेंट था? वो बोलता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ryuko मन में सोच रही होती है कि अगर उसके पैरासाइट ने शिनिची की हेल्प नहीं की तो इसका मतलब इस लड़के का केस बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब रात हो जाती है और शिनिची बोलता है, मुरानो को पता नहीं क्या हो गया है, हो सकता है वो काना वाले इंसिडेंट की वजह से थोड़ी टेंशन में हो। तभी शिनिची को रियलाइज होता है, मैं हर चीज के बारे में इतना कामली रिएक्ट करता हूँ और इसी वजह से ये सब हो रहा है। मिगी बोलता है, तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग हो क्योंकि तुम फालतू के इमोशंस को फील ही नहीं करते। शिनिची बोलता है, तुम मुझे और ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो मिगी। मिगी बोलता है, जब तुम टेंशन में होते हो तो तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है और तुम्हारे फादर इसी वजह से तुम्हें सुन लेंगे। शिनिची कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है और वो पर्सन अभी भी शिनिची को फॉलो कर रहा होता है। वो पर्सन शिनिची को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या ये वही टाउन है जहां वो लड़की मरी हुई मिली थी। शिनिची उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां काना मरी होती है और वो पर्सन ये सब देख रहा होता है। What are you up to, Shinichi? What are you hiding? मिगी शिनिची से पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? शिनिची बोलता है, मैं ज्यादा देर तक पेनफुल और बुरी चीजों को याद नहीं रख पाता। मिगी पूछता है, क्या ये चीज गलत है? शिनिची रिप्लाई करता है, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेता था। वो पर्सन काफी हैरान होता है कि आखिर शिनिची किससे बात कर रहा है। शिनिची बोलता है, काना मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी और उसे गलती से ये मॉन्स्टर मिल गया था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मिगी बोलता है, तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। शिनिची बोलता है, मैं काना की डेथ पर रोना चाहता हूँ और बुरा फील करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये सब मैं भूल जाऊं और सैडनेस मेरे लिए एक अननोन फीलिंग बन जाए। तभी मिगी उस पर्सन को नोटिस करता है और उसके कैमरा को छीन लेता है। मिगी उस पर्सन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन शिनिची मिगी को रोकने की कोशिश करता है। मिगी उस पर्सन के लेग को इंजर्ड कर देता है और उसके बाद उसके हाथ को भी इंजर्ड करता है। क्योंकि मिगी शिनिची की बॉडी से अलग हो गया होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो उस पर्सन को जान से मार सके। मिगी शिनिची से काफ़ी दूर हो गया होता है, इसीलिए वो उस पर्सन को छोड़कर दोबारा शिनिची की बॉडी में मर्ज हो जाता है और शिनिची को बोलता है
कि हमें कंप्लीट स्ट्रेंजर ने देख लिया है और उसके पास एक कैमरा भी था, तो हमें उसे मार देना चाहिए। मिगी शिनिची को फोर्सफुली उस पर्सन के पास ले जाने लगता है, लेकिन शिनिची फिर से मिगी को रोकने की कोशिश करता है। मिगी बोलता है कि तुमने पहले ही इतने सारे ह्यूमंस को मरते हुए देखा है, तो एक और मर जाएगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। इतने में वो पर्सन काफ़ी दूर निकल जाता है और मिगी थक जाता है। I'm tired. शिनिची बोलता है, चाहे जो मर्जी हो, हम ह्यूमंस को नहीं मारेंगे। मिगी बोलता है, अब वो पर्सन वैसे भी काफी दूर निकल गया है, तो हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। शिनिची अपने घर पहुंच जाता है और शिनिची के फादर पूछते हैं, तुमने वापस आने में काफी देर लगा दी, क्या सब ठीक है? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, हाँ सब ठीक है। अब नेक्स्ट डे मिगी उस पर्सन के कैमरे की फोटोज देखकर बोलता है, शिनिची ये पर्सन तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मिगी बोलता है कि अगर वो पर्सन पुलिस में या मीडिया में हुआ तो हमें वो लैब ले जाकर टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि अगर किसी को उसके और मिगी के बारे में पता चल गया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। शिनिची बीच क्लास से उठकर घर वापस आ जाता है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे पकड़ लिया जाएगा और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे? फिर शिनिची को याद आता है कि मिगी ने उसे बताया था कि हो सकता है कि कोई और पैरासाइट ही हमें मार दे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। शिनिची मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे अपना राइट हैंड काट देना चाहिए? शिनिची सोच रहा होता है, आखिर वो आदमी कौन था, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी हम पर नजर रखे हुए है। शिनिची अपनी सुनने की एबिलिटी पर फोकस करता है और अलग अलग चीजों की आवाज सुनता है। तभी उसे अपने स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है और शिनिची उसे अपने टेरेस पर खड़े होकर आवाज मारता है, लेकिन वो पर्सन वहां से डरकर भाग जाता है। शिनिची सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, और तभी उसके हार्ट में दोबारा पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में शिनिची नॉर्मल हो जाता है। I seem to be able to calm down in seconds. That's just how my body works now. शिनिची रात को पार्क में मुरानो को मिलने के लिए बुलाता है। शिनिची बताता है, मुझे बस तुमसे बात करने का मन था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मुरानो बोलती है, तुम थोड़े डिप्रेस्ड लग रहे हो। इसके बाद मुरानो कहती है, मैं भी थोड़ी डिप्रेस्ड हूँ, तो क्या मैं पहले तुम्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ? मुरानो बताती है कि ये काना के बारे में है। तुमने उस दिन हमारी डेट काना की वजह से कैंसिल की थी, क्या तुम्हें उससे कुछ इम्पोर्टेंट काम था? शिनिची कुछ बोलने ही वाला होता है कि मुरानो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आखिर वो क्या है? शिनिची बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुरानो बोलती है, जो भी तुम छुपा रहे हो वो ऐसी चीज है कि तुम्हें किसी के मरने तक पे शौक नहीं लगता। शिनिची फिर से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके रिप्लाई में मुरानो बोलती है कि कई बार तो मेरी तुम्हें देखने की हिम्मत तक नहीं होती और ऐसा लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मुझसे छुपाए बैठे हो। प्लीज तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुरानो की बातें सुनकर शिनिची उसे सब कुछ बताने के लिए कन्विंस हो जाता है, लेकिन तभी वो मिगी को देखता है और मुरानो को बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मुरानो शिनिची का रिप्लाई सुनकर गुस्सा हो जाती है। शिनिची फिर से उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी के डर से नहीं बता पाता। I have a... There's nothing going on.